नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं नंबर 1 डिबेट शो दहाड़। एंटी रेप बिल को विधानसभा में पास कराने के साथ ही ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से देश भर में सुर्खियों में है। दरअसल इस पूरी कवायद को ममता बनर्जी के विरोधी डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रहे हैं। आगे आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने ऐसा कौन सा फैसला किया जिसकी वजह से बंगाल एक बार फिर से हेडलाइन में है। सीएम ममता बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपराजिता कानून लेकर आई। 223 विधायकों के समर्थन के साथ ये कानून विधानसभा में आसानी से पास भी हुआ। अब राज्यपाल के पास इसे जल्द ही भेजा जाएगा, लेकिन यह बिल कानून का रूप ले पाएगा आसान नहीं लगता है। असल में सरकार की जो फजीहत कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले को लेकर उसे झेलनी पड़ी, उसके लिए मरहम का काम इस कानून के जरिए किया जा रहा है। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब पहले से कठोर कानून है, उसको प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने की बजाय एक नए कानून की जरूरत क्या थी। बहरहाल सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। कानून को जिस तरीके से आनन फानन में पास किया गया, उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा नजर आता है। डिबेट हम शुरू करेंगे, उससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिएगा। রাত্রিরে যদি কেউ কাজ করে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই রাত্রি সাথী করা হয়েছে এবং হসপিটালগুলোর কাছেও আমরা বলেছি, স্কুলগুলোকেও বলেছি, আইসিডিএস সেন্টারগুলোকেও বলেছি, মিড ডে মিল সেন্টারগুলোকেও বলেছি সঠিক পদক্ষেপ নিতে। এবং মনে রাখবেন, এই বিলটি এখানে পাস হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাস করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাস হবে এবং এটা আইনে পাস হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। We want execution of this law immediately. দায়িত্ব আপনাদের। এই হাউস আরো 1.5 বছর থাকবে। আমরা we want result. Responsibility goes to government. আমরা একটাও ভোটাভুটি চাইবো না, আমরা ডিভিশন চাইবো না, ফুল সাপোর্ট। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সুন্দর করে শুনবো, উনি যা মনে আসেন বলবেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? तो आइए आज दहाड़ की चर्चा शुरू करें। उससे पहले सवालों का रुख कर लेती हूं जो कि आज चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहला सवाल यही कि जब पहले से कानून है तो फिर अपराजिता एंटी रेप बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बीएनएस कानून से ज्यादा कड़ा है क्या अपराजिता कानून? क्या 10 दिन में फांसी का कानून ही काफी है ऐसे मामलों पर लगाम कसने के लिए? क्या अपराजिता कानून से विरोध का तूफान रुक जाएगा जो कुछ भी सड़कों पर बंगाल में नजर आ रहा है? सियासत से समाज तक मर्यादा का सम्मान आखिर कब होगा? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता राज चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ जाएंगी। टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा भी अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन इन करेंगे। नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आज अंबर आप ही के साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आंकड़ों को लेकर मैं बैठी हूं और निर्भया के बाद हमने देखा कि किस तरीके से कानूनों को कागजों पर उतार दिया गया, बहुत सारे बदलाव किए गए, फिर उसके बाद बीएनएस आया, हमने देखा कि कानून में सख्ती लेकर आए। लेकिन आज ममता सरकार लेकर आई है अपराजिता बिल। आंकड़े तब भी डरा रहे हैं, आंकड़े पहले भी डराते थे, जिसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। क्या ममता सरकार का यह कदम ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सक्षम नजर आता है?
सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आनन फानन में ममता दीदी पूरी तरह से जो उनकी काली करतूत और जिस तरह से इस पूरी इनिशियली इस मामले को ढकने छुपाने की और अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई, अब क्योंकि अब ये पूरा आंदोलन विकराल रूप ले चुका है और एंटी जो टीएमसी है स्टेट में सेंटिमेंट वो बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं, तो उस सबको कवर अप करने के लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम महिलाओं को लेकर स्टेट को लेकर हम काफी जागरूक हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसमें पूरी तरह से मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो नियत है वो नियत महिलाओं को इंसाफ देने की नहीं है। और जैसे कि आपने भी कहा पूर्णिमा कि निर्भया से लेकर हमने समय समय पर बड़े कानूनों में बदलाव होते देखे, पेपर्स पे बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कानूनों की हो रही है बड़ा सवाल है और इसीलिए आंकड़ों में कोई भी बदलाव नहीं आया। बदलाव की बजाय बदलाव हमने बड़ा देखा है क्योंकि आंकड़ों में बड़ा उछाल आ रहा है। कितने ही हम एक्टिविज्म देख रहे हैं, लेकिन सोशल एक्टिविज्म होती है, कानून में कोई ना कोई उलटफेर हो जाती है। लेकिन जब ममता दीदी जैसे नेता राजनेता होते हैं जो अपराधियों को कानूनी और राजनीतिक संरक्षण देते हैं, तो ऐसे में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर रोकथाम किस तरह से आप लगाइएगा, ये बड़ा सवाल है कि आप जब तक इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन कानूनों को लेकर नहीं बदलेंगे तब तक इन सारी घटनाओं में कोई भी बदलाव या सुधार नहीं आएगा। कल निर्भया थी, आज अभया है और कल पता नहीं कौन होगी, कि हर दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं। और एक घटना हो तब कोई छोटा मोटा सा बदलाव आता है। कितनी बच्चियों कितनी महिलाओं की कुर्बानी होगी जब जाकर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है या जो न्याय है उसको कब सुनिश्चित किया जाएगा। सुमित मेहरोत्रा, हर 20 मिनट में एक रेप, मतलब जब तक हम और आप आज चर्चा कर रहे होंगे 4 रेप की घटनाएं और हो चुकी होंगी। हर 3 घंटे में हर तीन रेप 1 घंटे में होते हैं। मतलब हम एक एवरेज आंकड़ा मैं आपको दे रही हूं। अभी अंबर ने जिक्र किया इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन का। ममता बनर्जी की इंटेंशन क्या है मैं नहीं जानती, आप प्रवक्ता हैं टीएमसी के, जरा क्लियर करिएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत खराब नजर आती है और ये कहने से लोग चूक नहीं रहे हैं कि ममता सरकार ने आज जो किया है वो दरअसल दीदी का अर्ध सत्य है। मतलब वो बताना कुछ और चाह रही हैं और होता असल में कुछ और है। ऐसा है क्या? पूर्णिमा जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा कि ममता दीदी करना कुछ चाहती है, हो कुछ रहा है। अरे भाई, अब ममता दीदी अगर खुल करके जो रेपिस्ट है उसको मृत्यु दंड देने की बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है? नहीं होना चाहिए क्या? किसी भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए। भाजपा अपने प्रदेशों में क्यों नहीं कुछ कर रही है मुझे बताइए। महाराष्ट्र में नहीं कर रही है, मणिपुर में हुआ उसमें कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अगर ममता दीदी इस चीज को आगे लेकर के कर रही है तो दिक्कत क्या है? नहीं होना चाहिए क्या रेपिस्ट को फांसी की सजा? हमने देखा है बीएचयू में जो 16 साल की बेटी के संग में रेप हुआ था, उन आरोपियों को छोड़ दिया गया है, कोर्ट के द्वारा छोड़वा लिया गया है भाजपा ने। ये है शीर्षासन मोदी जी का। हमारी सोशल एक्टिविटीज जी, अंबर जी उसके ऊपर कुछ नहीं कहती है, ममता दीदी के ऊपर कहना चालू हो जाती है। अरे भाई, कुछ आपके लिए भी कुछ कह दीजिए, मोदी जी के लिए भी कुछ कह दीजिए। अगर दीदी ने 2 बार दीदी ने ममता जी ने अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि रेपिस्टों के ऊपर कोई कड़ा कानून बनाई है तो क्या गलत है क्या? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए सुमित मेहरोत्रा, जल्दी से कुछ क्विक फॉलो अप क्वेश्चंस आपसे ले लेती हूँ। जल्दी से बताइएगा, बंगाल में कितने पॉक्सो एक्ट के तहत केसेस लंबित है? जल्दी से बताइएगा, नंबर आंकड़े दीजिए मुझे। देखिए, जो आंकड़े आपके पास हैं, हम नहीं बताइए ना, मेरे पास कुछ नहीं है, आप बताइए। मेरे पास नहीं है, आप बताइए। देखिए, जो पॉक्सो एक्ट के तहत ये लोग कह रहे हैं कि कितने केसेस पेंडिंग है? सब में केसेस में सारी सुनवाई चल रही है, पर हमारा 40,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है आपके राज्य में पॉक्सो के तहत। अब दूसरा सवाल पूछती हूं, मुझे यह बताइए कि आपकी गलियों चौक चौराहों पर रास्ते में रात में 10 बजे के बाद कितनी पुलिस की गश्ती होती है? ऐसे तो आप ये कह रही है कि गश्त कितनी होती है चौक चौराहे पे, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी कितनी हो रही है। आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल पूछती हूँ, ममता दीदी कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दे देंगे। कोलकाता पुलिस ने पहले 10 दिन में क्या किया? अजीब हाल है। अगर पहले कुछ अजीब सवाल है मेरा, अजीब सवाल है मेरा सवाल अजीब है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जिसके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में क्यों शुरू के 10 दिन में बंगाल पुलिस ने आपकी क्या किया ये बताइए मुझे। 10 दिन के अंदर आप फांसी की सजा देने की बात करें, 10 दिन में बताइए पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या किया इस मामले में? 10 दिन में बताइए क्या किया?
10 दिन में बताइए क्या किया। कोलकाता पुलिस को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है सुमित मेहरोत्रा। हमारे यहाँ पर जो एनसीआरबी के, सुनिए मेरी बात सर, कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हो सकती है, हम और आप मिलकर दिन भर अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में दुर्दशा है। कन्विक्शन रेट इतना घटिया है कि आप कितने कानून बना लीजिए, रेप की वारदातें रुकती नहीं है। आपको आंकड़े रख देती हूं सामने, सुनिए मेरी बात। 2012 में ना, सुनते जाइए, 2012 में जहां पर 24,993 रेप के केसेस हुए थे, 2022 में 31,516, सबसे ज्यादा 2016 में हुए 38,947। मैं बात कर रही हूं 2012 पहले जब निर्भया कांड हुआ था, तब से लेके अब तक ये आंकड़े दोगुने होने की कगार पर है। ये है पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति। कर लीजिए आप लोग कागजों में कानून तैयार। तो देश के लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बड़ा कानून बनाते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो देती डाल के से, उसके बाद कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? अरे उसमें आपका बंगाल भी शामिल है, उसमें आपका बंगाल भी शामिल है, जिसका सबसे पहले आंकड़ा मैंने सामने रखा है। राज चौधरी जी, राज चौधरी, ये बताइए, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, ठीक है रुकिए सर, रुकिए, आप घूम फिर के हर जगह दुनिया में आ जाइए, मैं बंगाल और पूरे देश भर की बात करूंगी। घूम फिर के नहीं आ रहा है पूर्णिमा जी। राज चौधरी मुझे ये बताइए कि जब खुद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कहते हैं कि राज्य सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना होगा, सख्त कानून बनाने होंगे, आज जब अपराजिता बिल लेकर आई है ममता बनर्जी, बीजेपी समर्थन कर रही है, उसका मैं ये भी मानती हूं, लेकिन साथ साथ हमको क्या ये नहीं तय करना होगा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा पहले तय हो, रात में कोई भी महिला कहीं निकले तो उसको सुरक्षित महसूस हो। ये जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े, ये आंकड़े नहीं है, ये रेप की वारदातें हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। देखिए, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अप्रोच क्या है। एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे जिन राज्यों के उन्होंने बात की उन राज्यों के मुख्यमंत्री, ये अप्रोच क्या है मैं बताता हूं। देश के प्रधानमंत्री का अप्रोच ये है कि बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर किया गया, ईआरएस सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम को चालू किया गया, ताकि कोई भी अगर ऐसी बात आए तो महिलाएं इस पर फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाए। दुर्भाग्यजनक बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक भी ऐसे स्कीम को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। जब साल 2012 में जब पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था, तब इस सरकार के ही लोगों ने कहा था कि लड़की के चरित्र में खोट है। 2013 में जब कामदुनी के साथ हुआ था तो ममता बनर्जी ने कहा था जैसे शरीर में बीमारी होती है वैसे ही समाज में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। करोड़ों के राज्य में अगर छोटी सी एक घटना हो गई तो उस घटना को नजरअंदाज करना चाहिए। हाशखाली में जब एक 14 साल के बच्ची के साथ रेप होता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, उसका लव अफेयर था, इसको रेप के साथ मत जोड़िए। 2021 में जब पोस्ट पोल वायलेंस के समय हजारों बीजेपी के महिलाओं को ऐसे शारीरिक अत्याचार किए गए, उनके साथ जब रेप किया गया, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। 2012 में भी कहा था कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। पौक्टुई में 7 महिलाओं को जिंदा जला करके मार दिया गया। पुलिस को फोन करके महिलाएं थक गई। पुलिस ने कहा कि हमें टीएमसी नेता अनारुल ने मुझे जाने नहीं दिया वहां पर। अभी आप सजा तय कर रहे हैं, बीएनएस में फांसी की सजा वहां पर दी हुई है, डेथ पेनल्टी दी हुई है। अभी ये जो प्रोसेस है, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अगर पुलिस ने एविडेंस को टैंपर किया, उसके लिए आपने क्या किया? आनंद फानंद में बिल ला करके अपने चेहरे को बचाने के लिए, मैंने टीएमसी के प्रवक्ता से, लीडर से बहुत वाजिब सवाल पूछे थे और उन वाजिब सवालों का मुझे वाजिब जवाब मिला नहीं। बहुत क्लैरिटी के नहीं मिलेगा, नहीं है उनके पास कोई सवालों का जवाब जानना चाहती थी। लेकिन मीता जी मुझे ये बताइए, मीता चक्रवर्ती, जब हमारे पास पहले से कानून है, यहाँ दिक्कत असलियत में जड़ क्या है समस्या की, ये समझ में किसी को क्यों नहीं आ रहा है? हमारे पास कानून है लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे पास फांसी की सजा का प्रावधान है लेकिन 24 सालों में रेप के केसेस में सिर्फ 5 लोगों को फांसी हुई है। ऐलान बहुतों को हुआ, सिर्फ 5 को फांसी हुई है।
हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि असल समस्या कहां पर है? सिर्फ कागजों में कानून बना देने से ममता बनर्जी क्या कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं जो फजीहत हुई है उसकी? देखिए, जैसे आपने बताया कि कानून तो बहुत है, निर्भया कांड के बाद भी कानून लाया गया और उस कानून में भी प्रोविजन है जहां से फांसी दिया जा सकता है। तो सवाल कानून की बात नहीं, आज जो अपराजिता बिल लाया गया उसमें आप बोल रहे हो कि 10 दिन के अंदर फांसी देना चाहिए कन्विक्शन से लेके, आप फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हो। कानून तो ऑलरेडी है, पर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हो? जब कानून होने के बावजूद आप इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयरली नहीं करते हो, 3 घंटा आप पेरेंट्स को वेट कराते हो, उसको बॉडी नहीं दिखाते हो, आप पहले कॉल में बताते हो कि सुसाइड लग रहा है, और आप वो कोलकाता पुलिस का कॉल नहीं था, मैं मानती हूँ, पर हेल्थ प्रोफेशनल का कॉल था फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो भी क्यों हो? और फिर 3 से 4 बजे मौत होता है, आप अगले दिन 14 घंटे के बाद आप FIR दर्ज करते हो, FIR के पहले आप ऑटोप्सी कर लेते हो, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आप सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं, दे हैव गॉट ऑन रिकॉर्ड कि ऑटोप्सी में भी प्रोटोकॉल्स आप नहीं मेंटेन करते हो। इट्स अ वेरी इल रिटन रिपोर्ट। तो इतने सारे लैप्सेस जब सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन में है, तब आप कानून लेके क्या करोगे? कानून तो सिर्फ पेपर में है ना, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हो? फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर रहे हो? और ये बात, वुमेन सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट गोज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। यू आर टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन and their life, their livelihood, their security. And at the same time, Meeta ji, I'm talking about the basic right of a woman to feel secure in the country, to roam securely in the country, and that's the basic right. आज भाजपा इतने सारी बातें कर रहे, इतने सारे क्लेम्स कर रहे हैं, करे as a political party they are well within their rights, पर 2018 में to 2018 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका एक रिपोर्ट आया था जिसमें बोला गया था कि बीजेपी इज अ पार्टी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज एमएलएज विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट देम। उनको आप नहीं निकाल रहे हो। ब्रिजभूषण चरण सिंह हो जाए, बिल्किस बानो के कन्विक्ट को आप माला देके संस्कारी ब्राह्मण बता के आप वेलकम बैक कर रहे हो। मणिपुर हो जाए, स्वामी नित्यानंद हो जाए, संदीप सिंह हो जाए, इसका जवाब राज चौधरी से मैं लूंगी। इसका जवाब स्पेसिफिकली मैं राज चौधरी जी से लूंगी। ठीक है, पॉइंट टेकन मैम। राज, मैं आपके पास आती हूँ इसका जवाब लेने के लिए। नीरज जी के पास भी मुझे जाना है। रेप केसेस हैं, उसमें 96% जो अपराधी होते हैं वो जानने वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो 100 आउट ऑफ, मैं एक एवरेज आपको दे रही हूं, 100 में से सिर्फ 27 लोग हैं जो कि कन्विक्ट किए जाते, उनको भी सजा हो पाती है या नहीं वो मैं छोड़ देती हूं। फिर पहले भी मैंने जिक्र किया कि बीते 24 सालों में सिर्फ 5 ऐसे आरोपी रहे, दोषी रहे, जिनको कि इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें 4 निर्भया के ही रहे थे। अब ये बताइए, जब हमारे पास पहले से कानून है तो फिर अपराजिता एंटी कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आरोप विपक्ष ये क्यों लगा रहा है, बीजेपी ये क्यों लगा रही है कि ये कवर अप करने की कोशिश है ममता बनर्जी की, जो उनकी फजीहत हो रही है, सिर्फ नाम के लिए कानून ला दिया है? और दूसरा सर, सबसे वाजिब सवाल, अगर हम ग्राउंड पर काम नहीं करेंगे, अगर हम रात बिरात महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकेंगे, तो फिर इस कानून को अपनी जेब में डालकर रखेंगे क्या सर? बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी। मैं आपके आखिरी सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। देखा जा रहा है कि विगत कुछ सालों से समाज की जो एक मानसिक विक्षिप्तता है, यह ज्यादा तरीके से बाहर निकल कर आ रही है। जो आपने आंकड़े दिए, उस आंकड़ों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 2012 में हमारे देश में निर्भया के साथ अत्याचार हुआ, वो ऐसा हृदय विदारक अत्याचार है कि सुनने के बाद रूह कांप जाती है। उस समय हम लोग तो मान दिल्ली में थे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि फास्ट ट्रैक में केस चलाने के बावजूद भी 7 साल 3 महीना 4 महीना 3 दिन लग जाता है उसके आरोपियों को फांसी मिलने में। एक को नाबालिग जान के छोड़ा जाता और एक जेल में ही फांसी लगाया। और आपने भी बताया कि 5 को ही विगत 2 दशकों में हुआ है फांसी। यह कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की लचर व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि हमारी बहन बेटियां पूरे देश में असुरक्षा का माहौल,
महसूस कर रही हैं। और यहाँ तक ये हो रहा है कि घर का तो छोड़िए, जो जानने वाले पड़ोस के लोगों से भी यहाँ तक कि आने वाले समय में माँ अपने पति को बच्चों को हाथ में देने से कतराएगी, क्योंकि जो 2-2, 3-3 साल, 3-3 महीना के बच्चियों के साथ हो रहा है, यह विसंगतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक जागरूकता का अभियान या दंड का कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, किसी के लिए भी हो। दूसरा जो आपने कहा कि वहां पर जो कानून पास हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, मैंने तो नहीं देखा, पूरा विपक्ष की कार्रवाई भी देखी थी। नेता प्रतिपक्ष वहां पे सदन में शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया है, इस बिल का। हाँ, उन्होंने ये रू कहा है कि तत्काल इसे लागू किया जाए, मुख्यमंत्री जो बोलती हैं उसे मैं मानूंगा। दूसरी चीज, ये बिल में प्रावधान ये है कि जब भी ऐसा होता है, रेप का मामला आता है, उसमें 21 दिन के भीतर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करके देगी और 36 दिन के अंदर फांसी का मामला निपटाया जाएगा। और वहां तक कि एसिड अटैक से लेके यहाँ तक कि मदद करने वालों तक को भी उसमें आरोप 3 से 5 साल की सजा है। एसिड अटैक वालों के लिए आजीवन की कारावास है, जो कि ये कानून होने चाहिए। लेकिन आपने प्रश्न उठाया कि निर्भया का जब कानून था तो ये कानून क्यों जी? क्योंकि निर्भया का जब कानून था, हर राज्य सरकारों को अपने कानून बनाने का अधिकार है और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज को सुनिश्चित किया हुआ है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे बात फंसती है कि आपराधिक बिल है, अब इस पर सिवाय राज्यपाल से ही नहीं फायदा होगा, इसको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राजनीति जितनी होती है होती रहे, लेकिन मैं पूरा आश्वस्त हूं कि राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से भी इस बिल को परमिशन मिल जाएगा। और एक प्रदेश, ठीक है, वहां पर घटनाएं घटी हुआ, जब गलतियां होती हैं तभी जाकर आदमी जगता है। हमारे देश की पुरातन व्यवस्था रही है। लेकिन एक चीज आपने टीएमसी प्रवक्ता से पूछा था कि 10 दिन पुलिस क्या कर रही थी। आपको भी पूर्णिमा जी पता है कि 10 दिन के भीतर ही जो राज्य सरकार वहां पे एक डेडलाइन दी हुई थी, उससे पहले ही 1 दिन की सुनवाई के दौरान केस को ट्रांसफर सीबीआई को कर दिया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके चैनल पे नहीं, लेकिन दूसरे चैनलों में मैंने आवाज उठाया था, उसका फायदा ये मिला था कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था स्टेटस रिपोर्ट क्या है, जो आपने अभी एक हेडलाइन दिखाया है उसका सीआईएसएफ के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं। यह 22 तारीख के बाद, यह भी मैं उठाया था कई चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे, 22 तारीख के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करी जाती है, सीआईएसएफ गृह मंत्रालय जागता है। तो राजनीति से बिल्कुल ठीक बात नीरज जी। और जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि बंगाल की पुलिस ने क्या किया शुरुआती 10 दिनों में, आप उस 10 दिन को 10 घंटे कर लीजिए। और रेप के केसेस में शुरुआत के अहम घंटे किस तरीके के होते हैं, जिसमें सबूत जुटाने से लेकर सीबीआई के हाथ खाली क्यों रहे, सीबीआई ने क्यों बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े किए, क्यों कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक पर घूमने वाला मुख्य आरोपी खुलेआम घूमता था, अस्पताल में आता जाता था। आप ये सोचिए कि लूपहोल थे, सवाल उठे, इसी वजह से उठे, वरना नहीं उठते। सौरभ जी, मैं राज चौधरी मैं आपके पास आती हूं, लेकिन अंबर जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आपसे लेते हैं, फिर उसके बाद हेडलाइंस लेके बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अंबर, 10 दिन की बात कर रही है ममता बनर्जी की, 10 दिन में हम फांसी की सजा दे देंगे अगर कोमा या मौत की स्थिति होती है तो। अब मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें शायद आरोप झूठे भी हों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फांसी की सजा अपवाद है। 10 दिन के अंदर ये तय कर लेना कि आरोपी यही है। हम तो चलिए कलकत्ता का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम निर्भया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन दो को ही सामने रख देते हैं। 10 दिन के अंदर क्या हम ये मान लेंगे कि और तय कर लेंगे और साबित कर देंगे कि आरोपी कौन है, और 10 दिन के अंदर हम उसको फांसी की सजा दे देंगे? और अगर नहीं, और कोई भी एक्सेप्शनल केसेस में अगर बेगुनाह हुआ, जैसा कि केसेस में होता भी है, तब क्या, किसको फांसी पर लटका रहे हैं हम? देखिए पूर्णिमा, उद्देश्य किसी भी कानून को लाने का ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ममता दीदी बड़ी जल्दी में अपराजिता कानून लेकर आई है, हालांकि पहले से ही पर्याप्त कानून है, उसके बावजूद जिस तरह से लेकर आ रहे हैं, तो वो जो भी उन्होंने अब तक उन्होंने ब्लंडर किया है, उसको वो कहीं ना कहीं छुपाने की, ढकने की कोशिश कर रही है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं प्रदेश को लेकर काफी एक्टिव हूँ, काफी सजग हूँ, लेकिन केंद्र की तरफ से कुछ लूप होल्स हो रहे हैं और हमारी तरफ से कोई भी
कमी नहीं है। इस उद्देश्य किसी भी कानून को लेकर ये होना चाहिए, और खासतौर से महिलाओं को लेकर तो ये होना चाहिए कि आप सही न्याय कर रहे हैं और विक्टिम को न्याय मिले, और किसी भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कवर अप की राजनीति चल रही है, और मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और किसी भी, अगर आप किसी भी महिला से या किसी भी एक्टिविस्ट से जाकर बात करेंगे तो हमारा किसी का भी उद्देश्य नहीं कि 10 दिन में फांसी हो जाए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, 3 महीने साल भर मैक्सिमम ले लीजिए, लेकिन सही तरह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस का सेंसिटाइजेशन हो, और पुलिस सही तरह से काम करे और किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करे। भाई साहब मेरे पे सवाल उठा रहे थे, तो भाई ये बताइए कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर सरकारें अपराधियों को, खासतौर से रेप के अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देती है। ममता दीदी ने सड़कों पर, उनके नेताओं ने शरिया अदालतें लगाई हुई है एक के बाद। आप राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आप उनके साथ रेप करते हैं, उनकी राजनीतिक हत्याएं होती हैं। आप कोई भी सवाल उठाए उसको आप उसका मुंह बंद कर देते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, फिर आप कहती हैं। और एक इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, पूरे सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है, 10 घंटे तक एफआईआर नहीं होती, और आप कह रहे हैं कि ममता दीदी पर सवाल ना उठाया जाए। ममता दीदी तो खुद केजरीवाल स्टाइल में सड़क पर आकर बैठ गई। वो खुद जो उन्होंने ब्लंडर किया था, जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देती है, उसके बावजूद जो उन्होंने देखा। जल्दी से सुमित मेहरोत्रा 40 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, फिर हेडलाइंस के लिए जाना है सर मुझे। और संदेश कली आप शायद भूल गए हैं। संदेश कली में जो कुछ हुआ वो भी आप भूल गए। अरे अरे अंबर जी, हम लोग संदेश खाली भूल गए, मणिपुर भी भूल गए, हम लोगों ने सब कुछ देखा है, हम लोग फिर भी भूल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज मीडिया चैनल आपको बंगाल बिल्कुल याद नहीं रहता, आपको यूपी बड़ा याद रहता है, लेकिन आप सिर्फ आपके प्रदेश के बारे में सवाल किया जा रहा है। अगर आप इसमें राजनीति ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है। ठीक है, अंबर सुन लेते हैं। सुमित जी जल्दी से। आप लोग खुद नहीं चाहते कि रेपिस्ट को सजाएं बहुत मिले, क्यों नहीं मिले? अगर नहीं मिलेगी तो कानून जो बनाए जा रहे हैं उसको गिरावट कैसे आएगी? रेपिस्ट को सजाएं मत दिलवाना चाहते, ऐसा नहीं कि आप अपने ब्लंडर्स को कवर अप करने के लिए किसी भी मासूम को सजा दे दीजिए। कैसे पता चलेगा? 10 घंटे में सारी सबूत साफ कर देगी। कौन बचाएगा बेटियों को? कौन बचाएगा? नहीं, रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए, रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए सुमित मेहरोत्रा, अंबर एक सेकंड, सर मुझे हेडलाइंस के लिए, सुमित जी मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। सुनिए मेरी बात सर। आप खुद बता रही हैं कि केसेस किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, गिरावट कैसे आएगी? मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ किस तरीके से रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए, रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए ममता बनर्जी को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने बैठने पड़ता है, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, एक पद पर आसीन हैं, पूरी की पूरी पुलिस उनके अंडर में आती है। वो पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश दे सकती हैं। वो कह सकती हैं कि जो 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट पेंडिंग है मैं उनका अप्रूवल देती हूं। वो कहती है 40,000 से ज्यादा जो पॉक्सो के तहत केस पेंडिंग है उनको फौरन निपटाया जाए। ये सब वो नहीं कहती हैं, लेकिन ममता दीदी रेपिस्ट को सजा दिलाने की बात करती है। ठीक है, चलिए मुझे हेडलाइंस एक बार दिखाने दीजिए सर, मुझे एक बार हेडलाइंस दिखाने दीजिए। राज चौधरी, मीता जी के पास भी मुझे जाना है, फिर राज चौधरी आपके पास आती हूँ, अपनी बात को पूरा रखिएगा सर। आपने कुछ आंकड़ों के बारे में कहा, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछा इन आंकड़ों के बारे में, वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। कैसे जवाब देगी? क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है महिला सुरक्षा के लिए। साल 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया है, जिसमें पूरे देश भर में 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू किया जाता है। पश्चिम बंगाल को 123 एलोकेटेड किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में से ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोधिता करना है उन्हें। 2023 में जाकर के जून के महीने में उन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन किया। अब तक 30 मई 2024 तक मात्र 6 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट उन्होंने बनाया है। बाकी उन्हें जो बजट भेजा गया था वो बजट उन्हें मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो घड़ियाली आंसू बहाती है कानून को लेकर के। यहाँ पर जो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ है ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। क्राइम स्पॉट में 25-30 लोगों का उसी समय जाकर के असेंबल होना। अभिक दे नाम के डॉक्टर को पुलिस कहती है कि ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है,
जो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में किसी तरीके से जुड़ा हुआ ना हो, जो जांच प्रक्रिया में नहीं है, उसे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कोई कांस्टेबल या कोई एसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। पुलिस कौन करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? डीसी सेंट्रल। और वो फोटो दिखा करके कहती है कि ये अभिज्ञ, ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। दूसरी चीज, रात के अंदर बाथरूम के दीवारों को तोड़ दिया जाता है। हम सब जानते हैं मॉडस ऑपरेंडी क्या है। प्रिंसिपल एक ऑर्डर पास करेंगे, वो ऑर्डर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाएगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर जारी होगा, टेंडरिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट होगा। ये सारा प्रोसेस एक रात के अंदर कर दिया जाता है और दीवार को तोड़ दिया जाता है, वॉश बेसिन बदल दिया जाता है। ये संदीप घोष टेंडरिंग सीबीआई ने सवालों में पूछा चला है, करके ये सब कुछ राज चौधरी सीबीआई ने सवालों में पूछा है, आपने रेनोवेशन की परमिशन कैसे दी, कैसे नहीं दी। लेकिन जो मीता चक्रवर्ती ने सवाल उठाया उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है कि आप उन आरोपियों के साथ तो गलबहियां करते हैं, उनको प्यार से स्वीकार कर लेते हैं जिनके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। फिर कहीं से तो उदाहरण की शुरुआत करनी होगी ना साहब। कश्मीर और के कठुआ में जिस व्यक्ति को लेकर के, जिस विधायक को लेकर के कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप करते थे, आज वो कांग्रेस पार्टी में है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि आप बताइए, अरे उनकी शर्ट कितनी मैली छोड़िए ना राज चौधरी, उनकी शर्ट कितनी मैली छोड़िए ना, उसका जवाब वो देंगे, उसका जवाब वो देंगे, संदेश खाली का जवाब सुमित मेहरोत्रा देंगे। उन्होंने जो नाम लिए उसका जवाब तो बीजेपी देगी ना राज चौधरी। उनकी शर्ट कितनी मैली छोड़िए, आपकी कितनी साफ, ये बताइए। हमने सीबीआई जैसे अथॉरिटी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बीएनएस में 2 महीने के अंदर जांच पूरा कर सके, इसके प्रावधान किए हैं। हमने ये सारे केसेस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व, बस यही प्रावधानों में हम घूमते जाते हैं। लेकिन राज चौधरी अनफॉर्चुनेटली आप उन नामों को दोहरा तक नहीं पाए जिसका जिक्र मीता चक्रवर्ती ने किया, स्पेसिफिक नाम लेके किया कि जरा इनके बारे में बता दीजिए। मीता चक्रवर्ती, क्योंकि प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान हैं, अब तो बीएनएस के बाद अब ममता दीदी भी बिल्ली आई हैं, तो प्रावधानों का तो खेल ही चल रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 72% भारत में रेपिस्ट छूट जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस। अब ये कड़ी जुड़ती है पश्चिम बंगाल की पुलिस और उनके द्वारा लिए गए त्वरित एक्शन को लेकर, जिसका जिक्र भी नीरज राय भी कर रहे थे और जिसके बचाव में खड़े हुए थे सुमित मेहरोत्रा। सीबीआई क्यों आरोप लगा रही है, सीबीआई को इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? और आप और हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना मैम कि रेप के केसेस में शुरुआती दौर में जुटाए गए सबूत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। सीमेन सैंपल से लेके तमाम चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उस पर क्या कर दिया गया, वहां पर व्हाइट वॉश रेनोवेशन करवा दिया। आप ढूंढ लीजिए, जो ढूंढना है आपको मिल जाएगा। चादर तक बदल दिया गया है, चादर तक बदल दिए गए हैं, 3 बार चादर बदले गए हैं। मीता जी, हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक चीज है जहां पर एविडेंस से क्लियरली टैपरिंग किया गया है। और ये जो संदीप घोष को भी कल अरेस्ट किया गया, इनिशियली हम सब खुश हो गए थे कि शायद कोई लिंक एस्टैब्लिश कर पाया है सीबीआई, भ्रष्टाचार के मामले में किया। हाँ, उनको भी अरेस्ट किया गया एक करप्शन चार्जेस में, इस रेप और मर्डर के चार्ज में नहीं। तो ये बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर को इतना एक्सेस मिल गया कि वो रात को 3 बजे अंदर आ जाता है और फिर एक लेडी डॉक्टर का इतना ग्रूसम तरीका से उनका रेप और मर्डर हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन में काफी सारे लैप्सेस हुए हैं। और दूसरी बात है सीबीआई की कन्विक्शन रेट भी आप देख लीजिए, वो 1% से कम है। तो सीबीआई से जो हम लोग को उम्मीद है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। और सीबीआई ऑल्सो सीम्स टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो कल हमारी कांग्रेस की तरफ से हम लोग निजाम पैलेस घिराव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम कोलकाता पुलिस का भी लाल बाजार घिराव कर चुके हैं और विनीत गोयल कोलकाता पुलिस कमिश्नर की अरेस्ट रेजिग्नेशन डिमांड कर चुके हैं, वैसे हम सीबीआई से भी आंसर्स मांगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है मीता जी, सीबीआई के कन्विक्शन रेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मीता जी, सीबीआई का कन्विक्शन रेट जो है अभी
बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपके आंकड़ों के साथ जाती हूं, लेकिन सीबीआई के कन्विक्शन रेट से लार्जर पिक्चर अभी क्या कहती है? सीबीआई तो सीबीआई तो सबूत खंगाल रही है ना, सबूत के आधार पर कार्रवाई कर रही है ना, क्योंकि जितना मटिया मेट करना था पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा नीरज जी कंसर्निंग क्या है? फिर अंबर आपके पास आती हूं। नीरज जी, उससे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि लंबित मामलों का परसेंटेज 95% का है। आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन 95% केसेस आर पेंडिंग। हम उसको पहले सुधारेंगे और फिर मैं आ जाती हूँ। मुझे ये कौन सुनिश्चित करेगा नीरज जी कि मैं रात में किसी भी वक्त सड़क पर पैदल निकलूं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा? वो खौफ कैसे आएगा सरकार के द्वारा लोगों के, अपराधियों के मन में? बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये केवल बंगाल के लिए आप पूछ रही हैं? मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सर बात कर रही हूँ। ओवरऑल कंट्री बात कर रही हैं आप ना। ये देखिए, हमारा देश जो होता है ना, सिस्टम से चलता है और सिस्टम का संचालन यहाँ पर सरकारों के हाथ में होती है। इसे केंद्र की सरकार है, ग्राम पंचायत से लेके सेंट्रल तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे कुएं में भांग घुली है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कहीं ना कहीं सत्ता में पड़ी हुई है, पूरे कुएं में भांग है। जिस भी बाल्टी से उठाकर पिए, केवल इनको राजनीति दिखना है और कुछ नहीं होना है। हमारे देश में कभी कानून कमजोर नहीं रहा है, लेकिन कानून का जो क्रियान्वयन जो होता है वही कमजोर होता है। आपने कहा 95%, आपने ये कहा कि सब बच जाते हैं। आखिरकार फायदा किसको है? पॉलिटिक्स को फायदा है। अभी बातें चल रही थी यहाँ पर, हमारे अनुज राज चौधरी ने भी 21 की घटना का भी जिक्र किया था। मैं 16, 19, 21 और 24 तक देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब चुनाव आया बंगाल के अंदर, राजनीति की महिलाओं को लेकर भी, लेकिन चुनाव के बाद उसका रिजल्ट क्या है? मैं बंगाल से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिन्मयानंद के ऊपर आरोप लगा था, जिस लड़की ने आरोप लगाया वही जेल में गई, उस चिन्मयानंद का केस सरकार ने लड़ा। मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि जघन्य अपराध रेप का 20 साल का सजा याफ्ता कैदी जो है 4 साल में 255 दिन जेल से बाहर पैरोल पे आता है सिर्फ चुनाव को लेकर। इसीलिए मैंने टोटल कह दिया कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। अब यहाँ पर देखना यह है, मैंने शुरू में भी कहा था, जो सामाजिक विक्षिप्तता है, जब तक तेरी पार्टी मेरी पार्टी होती रहेगी तब तक। आपने कहा बहुत दर्द हुआ, मैं कहा मेरे घर की महिला बेटी अगर निकलती है, अगर फोन एक बार नहीं उठता है तो रूह कांप जाती है, क्या हो गया? लेकिन इस पर अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता जब खुद सीधे लेकर चलेगी तब इन सभी राजनीतिक दल और सरकार के अंदर बैठे हुए जितने भी हैवान हैं सबकी आंखें खुलेंगी। और ये सब देखिएगा बहुत जल्द हमारे देश में होगा। कानून बनाने से अब तक न हुआ है, न आगे आने की संभावना दिख रही है, राजनीति दिख रही है। ठीक है, ठीक है। अंबर, जल्दी से कुछ और आपके साथ एग्जाम्पल्स कोट करते हुए, क्योंकि अभी जब मैंने नीरज जी को ये कहा कि कौन ये सुनिश्चित करेगा कि मैं रात में बाहर निकलूं तो मुझे किसी बात का खौफ ना हो, मुझे अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर ना निकलना पड़े, या अपनी गाड़ी में मुझे एक रॉड लेकर ना चलनी पड़े, मैं पैदल चलने से पहले 100 बार ना सोचूं, मैं निकल सकूं कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे कलकत्ता हो या बाकी राज्य जिनके अंडर में लॉ एंड सब्जेक्ट का लॉ का सब्जेक्ट है राज्य सरकारों के अंडर में, इनको सड़क पर पुलिस की मुस्तैदी से लेके, जो सेंसिटिविटी है पुलिस अप्रोच से लेकर के, या फिर सीसीटीवी का इंस्टॉलमेंट से लेकर के, उनकी मॉनिटरिंग से लेकर के, हमको इस पर भी तो काम करना होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल चलिए मैं उत्तर प्रदेश का दे देती हूँ। अपराधियों में खौफ है ना, ये खौफ कब पैदा होगा बाकी राज्यों में? तभी 4 साल की बिटिया के साथ भी मैंने ये नहीं कहा नीरज जी, सुनिए मेरी बात सर। नीरज जी, मैंने ये नहीं कहा कि वहां पर रेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं, सो प्लीज डोंट मिसकोट मी। मैंने कहा अपराधियों में खौफ है, मैंने कहा अपराधियों में खौफ है, मैंने रेपिस्ट में खौफ नहीं कहा। सुनिए नीरज जी, मैंने कहा अपराधियों में खौफ है, माफियाओं में खौफ है। जो पुलिसिया कार्रवाई है वहां पर वो एक सख्त संदेश देती है। आप मेरे सवाल का कंसर्न समझिए मैं क्या कह रही हूँ। अंबर जी जी, देखिए पूर्णिमा, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा और मेरे से पहले जो नीरज जी से सवाल पूछा था, मैं दोनों ही सवालों पे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये आता है कि हम बहुत सारा एक्टिविज्म करते हैं, सोशल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा होता है, जिसके प्रेशर में आके कुछ छोटे मोटे कानूनी बदलाव भी हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। जो भी एनसीआरबी के आंकड़े वो हमारे सामने है, जो कि बहुत भयावह है। जब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे,
तब तक हमें किसी भी केस में, चाहे वो महिला हो या कोई और विक्टिम हो, किसी भी केस में कोई इंसाफ मिलता नजर नहीं आएगा। सही, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस की आपने बात की थी वो इसी का नतीजा है, क्योंकि नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है हमारे देश में, पुलिस की संख्या बहुत कम है, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हो रही है, सेंसिटाइजेशन, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो रिक्वायर्ड है जुडिशरी और पुलिस में वो नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सारा होता है। अब फिर आती है कि जो महिला या किसी भी नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो स्टेट की होती है, और स्टेट अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम नहीं उठाती है और बजाय अपराधियों को सजा देने के लिए उनको राजनीतिक संरक्षण देती है, तो नतीजा वेस्ट बंगाल जैसा होता है। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूं, मेरा उत्तर प्रदेश में ऑफिस है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे कुछ सालों पहले वाला नोएडा भी याद है, और मुझे उत्तर प्रदेश वो जो योगी जी के उस राज्य में वो भी मुझे नजर आता है। जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं 11-11 बजे नोएडा से दिल्ली जाती हूँ, कोई खौफ नहीं है, बाहर जाके चाय भी पी के आती हूँ। ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जब सही हाथों में कोई प्रदेश होता है तो उसकी स्थिति कैसे बदलती है। आप चाय की टपरी पे किसी के पास चले जाएं, पान वाले या सिगरेट वाले की दुकान पे जाएं,